अब देखिए जैसे ही क्वेश्चन दिया गया आप लोगों को, आपसे कहा गया ए वेक्टर जो है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप है और बी वेक्टर i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप है। आपसे कहा गया फाइंड a क्रॉस b, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकालना है आप लोगों को। तो कैसे निकालोगे a क्रॉस b वेक्टर? अब इसमें क्या है, जब हम लोग यूनिट वेक्टर्स का वहां पर डॉट में प्रोडक्ट कर रहे थे तो i को i से मल्टीप्लाई करा रहे थे, j को j से और k को k से। अगर ऐसे ही यहां पर भी करेंगे कि i कैप क्रॉस i कैप, मैंने मान लीजिए लिखा, तो ये क्या हो जाएगा i और दोनों के बीच में एंगल तो 0 होगा, ठीक। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, यानी कि यहां पर दो सेम यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कराने पर कोई फायदा नहीं होना है। इसका मतलब हमें दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ताकि एंगल दोनों के बीच में 90 आए और तभी हमारा कुछ रिजल्टेंट, कुछ आंसर, कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। तो देखिए अब कराते कैसे हैं, इसके लिए आप लोगों ने सीखा ही होगा, एक रूल होता है। रूल क्या होता है, कुछ इस तरह से आप छोटा सा साइक्लिक फॉर्म बनाओ। जैसे आपने यहाँ i मार्क कर लिया, यहाँ j मार्क कर लिया, j है, और यहाँ k मार्क कर लिया। कैसे भी साइक्लिक, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इस साइक्लिक मैनर से हम लोग क्या निकालते हैं, इस साइक्लिक मैनर से हम लोग निकालते हैं कि जो हमारा आंसर आएगा, पहली बात तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जो रिजल्टेंट होगा इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। माने अगर मैं i और j को मल्टीप्लाई कराऊं, क्रॉस प्रोडक्ट में कराऊं, तो जो भी आंसर हमारा आएगा पहली बात तो वेक्टर होगा, दूसरी चीज उसका जो डायरेक्शन होगा ना ही i में होगा ना ही j में होगा, उसका डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर, यानी i और j के परपेंडिकुलर कौन होता है k। इसी तरह से जब मैंने j और k को मल्टीप्लाई कराया, j क्रॉस k, तो उसका आंसर जो आएगा ना j में उसका डायरेक्शन होगा ना k में उसका डायरेक्शन i में होगा, क्योंकि i इज परपेंडिकुलर टू j एज वेल एज k, ठीक। इट मींस जब भी मैं दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो देखिए अगर इस साइक्लिक मैनर में हम चलेंगे तो i क्रॉस j से जो हमें डायरेक्शन मिलेगा वो डायरेक्शन मिलेगा k कैप का, यानी प्लस का k कैप। इसी तरह से जब मैं j से k चलूं, j क्रॉस k, j कैप क्रॉस k कैप जब मैं चलूं तो मुझे जो डायरेक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्लस का i कैप। अगर उसी साइकिल में चलते रहेंगे तो सारे पॉजिटिव में हम लोग डायरेक्शन पाएंगे, ठीक। और इसी तरह से अगर मैं k क्रॉस i कराऊं, k कैप क्रॉस i कैप, देखिए k से i क्रॉस j का मतलब है i से j की ओर चलो, j क्रॉस k का मतलब है j से k की ओर चलो, k क्रॉस i का मतलब है k से i की ओर चलो। तो k से i की ओर चलोगे तो j मिलेगा आगे जाके, तो यानी प्लस का j का। अब इन्हीं का उल्टा कराइए, अगर इन्हीं का क्रॉस प्रोडक्ट उल्टा कराएंगे, यानी अगर मैं कराऊं k क्रॉस j, या पहले i j का लिख लो, j क्रॉस i, अगर मैं लिखूं j क्रॉस i, j कैप क्रॉस i के, तो इसका आंसर, क्योंकि मैं साइकिल के ऑपोजिट जा रहा हूं तो आएगा तो आंसर k में आएगी, तो मैं डायरेक्शन k में, लेकिन माइनस का k कैप, माइनस का k कैप में डायरेक्शन आएगी, ठीक। इसी तरह से अगर मैं कराऊं k क्रॉस j, वहां लिखा है j क्रॉस k, अगर मैं कराऊं k क्रॉस j, तो k क्रॉस j यानी मैं साइकिल के ऑपोजिट जा रहा हूं। आप अपने हिसाब से साइकिल बनाओ, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन i j के एक मैनुअल में बनाना, और उसके बाद अगर उस साइकिल के अपनी बनाई हुई साइकिल के ऑपोजिट जा रहे हो तो इसका मतलब जो भी आंसर आपका आएगा डायरेक्शन वो माइनस में आएगी। तो k क्रॉस j, k से j की तरफ जब मैं जाऊंगा तो i जाना चाह रहा उधर, लेकिन मैं इधर आ रहा हूं, यानी मुझे डायरेक्शन माइनस का i कैप मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं i क्रॉस k कराऊंगा, इन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है
वरना सवाल गलत हो जाएगा। अगर मैं आई क्रॉस के कराऊंगा तो डायरेक्शन माइनस का जे कैप में मिलेगा, माइनस का जे कैप, ठीक है, माइनस के जे कैप में मिलेगा डायरेक्शन, ठीक। और दो सेम यूनिट वेक्टर को तो मल्टीप्लाई कराने से कोई फायदा होना नहीं है हमारा, ठीक। अब इसका मतलब है अगर मुझे अपना ये ए क्रॉस बी कराना है, ठीक है, तो ए क्रॉस बी करा के जो भी मेरा सी वेक्टर आएगा, आंसर जो भी आएगा रिजल्टेंट, ठीक है, पहली बात तो उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके साथ साथ उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी होगा, क्योंकि वो वेक्टर प्रोडक्ट है तो डायरेक्शन भी होगा। यानी अब मैं जो मल्टीप्लाई कराऊंगा तो उसका डायरेक्शन भी होगा। अब देखिए दोनों ही वेक्टर आई जे के कैप में है, तो इसका मतलब जो आंसर भी आएगा वो भी आई जे के तीनों में होगा, यानी 3 डायमेंशनल होगा, ठीक। तो देखिए, तो जब मैं ए क्रॉस बी कराऊंगा तो मैंने लिखा सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर यानी 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, क्रॉस, ठीक है, क्रॉस बी वेक्टर यानी i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, ऐसे मैंने कराया, ठीक है। तो अब मैं दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट कराऊंगा तो मेरे जो सी वेक्टर आएंगे वो i में भी होंगे, j में भी होंगे और k में भी होंगे। तो सबसे पहले i में क्या होगा वो मुझे निकालना है। तो देखिए i कैप कैसे आएगा, j और k को मल्टीप्लाई करा के या k j को मल्टीप्लाई करा के। तो देखिए मुझे करना है a क्रॉस b, यानी पहले a का डेटा लेंगे हम, उसके बाद b का डेटा लेंगे, a के डेटा से b के डेटा को मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने b क्रॉस a करा दिया तो आंसर ऑपोजिट आ जाएंगे। समझ में आई बात की नहीं? क्योंकि a क्रॉस b इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ b क्रॉस a होता है, मालूम होगा आप लोगों को। तो अगर मैं i कैप निकालना चाहता हूं तो मैं j और k का मल्टीप्लाई कराऊंगा। अब कैसे? इसका j इसके k से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि देखिए j क्रॉस k प्लस के i कैप में आएगा कि नहीं। तो a का j लेंगे और b का k लेंगे। a क्रॉस b कराना है ना, तो a का j लिया और b का k लिया। तो देखिए 1 इंटू, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, 1 इंटू 3, मैंने क्या लिखा 1 इंटू 3, ये लिख दिया शादी से, ठीक है। उसके बाद फिर ये देखिए, अब आई कैप और कैसे आ सकता है, जे के क्रॉस जे करके भी। देखिए आई कैप एक तो आई क्रॉस जे करके आया था, अब जे सॉरी आई कैप कह रहा हूं, जे क्रॉस के करके आया था, और उसके बाद अब के क्रॉस जे करके आ सकता है, ठीक है ना, के क्रॉस जे। तो देखिए इसी का के और उसके जे से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका के यानी बीच में प्लस ही साइन रखेंगे क्योंकि कोई नेगेटिव साइन नहीं है। तो 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, तो प्लस का 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, ठीक है। ये आई कैप की कहानी खत्म। अब आ जाए जे कैप पर। भाई साहब जे कैप, अब जे कैसे कैसे आ सकता है हमारा, के क्रॉस आई या आई क्रॉस के कराने से। तो जे कैप कैसे आएगा हमारा, आई और के को मल्टीप्लाई कराने में जे आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो आई के क्रॉस आई कराने से प्लस का जे कैप आएगा। तो देखिए के क्रॉस आई, इसका के लेना, इसका के लेना, इसके के से इसके आई को मल्टीप्लाई करो, के क्रॉस आई, 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 क्या हो गया 4, ठीक है। अब एक बार करा दिया के क्रॉस आई, अब कराओ आई क्रॉस के, इसी के आई से इसके के को मल्टीप्लाई करो, अब माइनस में आंसर आएगा जो भी आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा आपका, ये आएगा, सॉरी यहाँ पर लोग गड़बड़ हो गया, आ गया के क्रॉस जे, के क्रॉस जे माइनस का नेगेटिव, माइनस साइन लगेगा, हाँ, तो यहाँ पर भी माइनस। तो देखिए नेगेटिव में आंसर आएगा, तो इसका आई 3 इंटू 3 यानी कितना हो गया 9, आई क्रॉस के, देखिए आई क्रॉस के माइनस जे में आएगा, यानी माइनस को लिखेंगे हम लोग, तो 3 इंटू 3 यानी 9, माइनस हो, ये जे की कहानी खत्म। फिर प्लस के कैप,
अब के गैप को खोलो, के गैप भाई, के गैप कैसे आएगा, आई और जे को मल्टीप्लाई करा के। तो पहले आई क्रॉस जे प्लस का क्या होता है, तो इसका आई लो और उसका जे, तो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 कितना हुआ 9, ठीक है। अब माइनस में आ गई क्योंकि अब आप कराएंगे जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई माइनस में होता है, तो जे का 1 और इधर ये भी 1, यानी कि 1 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 1 यानी माइनस 1, ठीक है। बस आ गया हमारे आंसर, यानी हमारा सी वेक्टर क्या आया, ये आया हमारा 3 माइनस 12 और 3 12, 3 माइनस 12 यानी कि माइनस का 9 आई क्या प्लस, ठीक है, माइनस 9 प्लस 4 यानी माइनस का 5, तो माइनस 5 जे कैप में माइनस, और के में 9 माइनस 1 प्लस का 8 के, ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे सॉल्व होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में इस चीज का ख्याल रखना है कि आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट में जो है वो प्लस माइनस साइन का भी ध्यान रखना है और किसको किससे करा रहे हैं इसका भी ध्यान रखना है। अगर आपको ए क्रॉस बी निकालने को कहा गया है, इसका मतलब आप ए के सारे डेटा को पहले लीजिए, उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि आप बी क्रॉस ए करने लगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर कोई डाउट हो तो आप बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी फिलहाल इस तरह से निकलेगा क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसी में आपसे कहा कि मान लो इसकी मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगी, इसी का भैया जैसे डॉट में करा था उसी तरह से क्रॉस में भी कर दीजिए कि आपको अगर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कुछ नहीं, अंडर रूट ऑफ इन सब का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर भी प्लस ही हो जाते हैं, सीधा जोड़ दो तो ये हो जाएगा 81 प्लस 25 प्लस 64, ठीक है ना। जोड़ लीजिए, जो आंसर आया आपका वही इसका मैग्नीट्यूड होगा, समझ में आई बात नहीं, वही इसका मैग्नीट्यूड होगा। इस तरह से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चनों को करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें डॉट और क्रॉस के रिलेशन में हम लोगों को एंगल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के। जो क्वेश्चन हर तरह के क्वेश्चन कराना तो अभी फिलहाल मुश्किल है, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन जो जिस टाइप की कैटेगरी के आते हैं क्वेश्चन वो हम जरूर आपको दिखा देंगे। जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए आपसे दिया गया, एक क्वेश्चन आपसे दिया गया कि इफ a dot b, a vector dot b vector equals to √3 times of a cross b vector, ठीक है, ऐसे दिया गया आपसे कुछ भी बना के ऐसे दे दिया गया और आपसे कहा गया फाइंड एंगल थीटा, ठीक है ना, फाइंड थीटा, वही a और b के बीच में एंगल बताना आपको, a वेक्टर एंड b वेक्टर के बीच में एंगल बताना आपको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, बस इनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो ओपन कर दो। तो a डॉट b को हम लोग लिख सकते हैं a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, और साइन में लिख ले हम लोग a b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा, ठीक है, और बीच में क्या लगा हुआ है, √3 लगा हुआ है, तो यहाँ √3 लगा दें। अब देखिए a b इधर से कैंसिल, ठीक है ना, √3 को उधर भेज दो, cos थीटा को उधर लिया, √3 उधर नीचे जाएगा तो हो जाएगा 1/√3, और sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो गया, tan थीटा। ऐसे तो ये सब क्वेश्चनों में पेन चलाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ी कॉपी लगाएंगे तो बगैर पेन के ही सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन तो tan थीटा 1/√3 आया, 1/√3 tan थीटा की वैल्यू कितने डिग्री पे होती है, 30 डिग्री पे, ठीक, तो दोनों के बीच का एंगल क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया, ठीक है, 30 डिग्री आ गया।
ऐसे ही अगर आपसे कहें कि मान लीजिए ए डॉट बी ए क्रॉस बी के बराबर है, अगर ए डॉट बी ए क्रॉस बी के बराबर है, ठीक है, तब तो और ही आसान है। ए डॉट बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, अगर ऐसा है तब तो हो गया आसान है। इसका मतलब है ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, ठीक है। ए बी से ए बी कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 आया आपका, यानी डायरेक्टली tan थीटा इक्वल टू 1 आया आपका, ठीक है ना। और tan थीटा की वैल्यू 1 कितने डिग्री होती है? 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री आंसर आती है ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। ऐसे ही एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी होते हैं, इफ a प्लस बी इक्वल्स टू a माइनस बी, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, तो इसी तरह से हम लोगों को निकालना होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व होते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट का मैंने डायरेक्शन आप लोगों को क्लियर नहीं किया था, तो देखिए आप लोगों को तब बताया था कि डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी ए और बी वेक्टर जिस भी प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर होगा सी वेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट की दिशा। लेकिन होगी कहाँ? इसके लिए एक रूल आता है, पेचकस रूल या कह लो कॉर्क रूल, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ए से बी की तरफ चलो। अगर ए से बी की तरफ चलने में, ए क्रॉस बी करने पे, ठीक है ना, आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, ठीक है ना। ए से बी की तरफ चलने में आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, जो भी डायरेक्शन दिए गए उस समय। तो अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आप कुछ नहीं, जैसे एक पेचकस होता है, तो पेचकस एक पेच में फंसाया और उसको घुमाना शुरू किया। तो इमेजिन करिए कि अगर आप क्लॉकवाइज पेचकस को घुमाएंगे तो पेच कसता है, अंदर जाता है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज अगर चलाएंगे, ए से बी में जा रहा हूँ क्लॉकवाइज, तो अगर मैं पेचकस क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना शुरू कर दूंगा, यूं यूं यूं, ठीक है ना, ऐसे घुमाना शुरू कर दूंगा तो अंदर जाएगा पेचकस, पेच, ठीक है। पेच अंदर जाएगा, तो जो अंदर जाएगा तो वही डायरेक्शन होगा आपके इस रिजल्टेंट का, इस सी का, सी वेक्टर का। इसी तरह से अगर एंटी क्लॉकवाइज हो, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, ए से बी जाने में एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है, तो ऐसे घुमाओ पेचकस, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो पेज बाहर आता है, बाहर आता है यानी डायरेक्शन भी बाहर आएगा। इसी को वर्टिकल में देखें तो वर्टिकल में भी अगर हम लोग पेज ऐसे कसेंगे, ठीक, तो पेज कसेंगे तो पेज अंदर जाएगा यानी ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा यानी टॉर्क और जो भी वेक्टर है उसका डायरेक्शन भी ऊपर जाएगा। इन सब वेक्टर्स को एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं। और इसी तरह से अगर मैं ढीला करूं, खोलूं इसको, तो खोलने पर पेज बाहर आएगा, पेज बाहर आएगा तो वेक्टर का डायरेक्शन भी यानी बाहर मींस नीचे, तो नीचे की ओर आएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं इन सब एक्सियल वेक्टर की। ज्यादातर जो क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं वो एक्सियली वेक्टर्स होते हैं। एक्सियल वेक्टर्स यानी ऐसे वेक्टर्स जिनकी कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन होती हो। जरूरी नहीं एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास करे, लेकिन हाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन जरूर होगी, ठीक है। सेंटर से पास करे ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे दरवाजा है, दरवाजा किनारे उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, आप ऐसे चलाते हैं, तो जब आप ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, दरवाजे को यूं खींच रहे हैं, ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ऐसे है, फोर्स आप ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे R हो गया, ये F हो गया, तो R क्रॉस F, R से F की तरफ जाने पे, R से F की तरफ जाने पे आप अगर ऐसे देखें तो आप इमेजिन करें कि आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके उसी वर्टिकल में घुमाना शुरू कर दिए अपना पेज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करेंगे तो पेज जो है वो क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर। थोड़ा ऊपर करके इमेजिन कर लीजिए, ऐसे दरवाजा खोल रहे हैं तो R से F की तरफ आ रहे हैं, R से F की तरफ, तो ऐसे घूमेंगे आप यूं एंटी क्लॉकवाइज। मेरे हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज में घूमना ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो पेज नीचे की ओर आएगा। आई बात समझ में कि नहीं? यानी कि जो भी टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो नीचे की ओर होगा, समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो यानी टॉर्क का डायरेक्शन अगर आप आई जे के गैप के टर्म्स में कहना चाहते हो तो माइनस जे में होगा, ऊपर प्लस का जे होगा तो नीचे माइनस का जे होगा।
ठीक है, तो माइनस के जे में होगा। इस तरह से डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं, ठीक है, समझ गए कि नहीं। अब एक कॉन्सेप्ट और होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। इसके भी क्वेश्चन अक्सर कर आ जाते हैं कि पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर्स कब होते हैं, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर्स के लिए कंडीशन होती है, और ये दिमाग में रखनी रहेगी आप लोगों को, कि जैसे मान लीजिए आपको एक ए वेक्टर दिया गया है, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, कब पैरेलल वेक्टर्स होंगे, या कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स भी मैं बोल सकता हूं, ठीक है। और दूसरा वेक्टर दिया गया है b वेक्टर इज इक्वल्स टू b1 i कैप, ठीक है, सॉरी a2 ऐसे लिख देते हैं, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, ऐसे करेंगे। अब आपको मालूम करना है कि a वेक्टर एंड b वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं कि नहीं। तो अगर पैरेलल हैं, फॉर a वेक्टर एंड b वेक्टर टू बी पैरेलल टू ईच अदर, तो इसके लिए कंडीशन होती है, और कंडीशन क्या है कि ये जो दोनों का रेशियो है, ये दोनों का रेशियो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, यानी a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू होना चाहिए b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू होना चाहिए c1 अपॉन c2। अगर ऐसा है तो फिर ये दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर होंगे, यानी a वेक्टर और b वेक्टर पैरेलल वेक्टर होंगे, ठीक है। a1 अपॉन e2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। उदाहरण के तौर पे जैसे a1 है 3, ठीक है, ये है 4 और ये है मान लीजिए 5, ठीक है ना, और ये है मान लीजिए आपका 6, ये है आपका 8 और ये है आपका 10, ठीक है। तो देखिए 3/6 ये भी 1/2 आएगा, 4/8 ये भी 1/2 आएगा, 5/10 ये भी 1/2 आएगा, सब 1/2 1/2 1/2 आ रहे हैं, यानी कि फिर ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। इस तरह से पैरेलल वेक्टर्स हम लोग पता लगाते हैं। और जैसे परपेंडिकुलर में हम लोगों को फाइंड करने को दे दिया था, अभी मैंने क्वेश्चन कराया था, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर बीटा अल्फा निकालो, तो अगर वो ऐसे ही कह दे कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे के कोलिनियर हैं, तो एक कोई अल्फा बीटा यहाँ कुछ कर देंगे, या ए बी, इसको निकालो, तो आपको यही कंडीशन लगानी है, इसी कंडीशन से आपका ए बी आके सॉल्व हो जाएगा। समझ गया कि नहीं। तो इट इज ऑल अबाउट वेक्टर। ये लगभग मैंने वेक्टर के सारे लॉजिक आपको ओपन कर दिए, ठीक है, जो आगे के चैप्टरों में भी काम आएंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आगे के चैप्टर में काम आना है, जो मैंने सिखाया था आपको पीछे की वीडियो में, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट बनाना भाई साहब आना चाहिए। कई बार कंपोनेंट बनाने से चीजें हो जाती हैं आसान, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण फिर से दिए दे रहा हूं, आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े हुए हो, तो जैसे मैंने किसी पार्टिकल को कुछ u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ठीक है, इस डायरेक्शन में एट एन एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से, तो वो ऐसे ट्रेजेक्टरी करते हुए गया। अब किसी भी समय पर ये पार्टिकल जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, तो इसकी जो मेन वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन तो इधर होगा, लेकिन अब इसका मैं चाहता हूँ कंपोनेंट बनाना, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो देखिए हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, जिधर कहां से कोण गिरेगा उधर ही कहां से कॉस होगा, यानी अगर इधर थीटा है v है तो इधर v cos थीटा होगा, ठीक है। और इसके जस्ट परपेंडिकुलर, इसके जस्ट परपेंडिकुलर v sin थीटा होगा, ठीक है। और प्रोजेक्टाइल मोशन में आप जानते हैं पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में ये x एक्सिस की वेलोसिटी, x एक्सिस है, ये चेंज नहीं होती है, यानी अगर यहाँ पर u cos थीटा है तो फिर ये भी v cos थीटा जो है वो u cos थीटा बराबर होगा हर जगह पे, ठीक है। ये चेंज होता है, ये नहीं चेंज होता। मैं बताना चाह रहा हूँ मेन कंपोनेंट कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट बनाने का तरीका, ठीक है। तो इस तरह से कंपोनेंट बनाए जाते हैं। ऐसे ही आपके ब्लॉक सिस्टम में काम आएंगे कि जैसे ऐसे ब्लॉक पकड़ के कोई खींच लिया तो उसके टेंशन का कंपोनेंट बनाना है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे
एक कोई ब्लॉक है ऐसे लटका हुआ है, ठीक है ना, तो आपसे या ऐसे कह लिया यू हैंड है ऐसे, ठीक है ना। अब इस पे लग रही है टेंशन टी, अब इस पे लग रही है टेंशन टी, लेकिन रस्सी तो इधर जा रही है, माने इस पे लग रही है टेंशन टी, चाहिए ऐसे। लेकिन हमें तो mg को अगर बैलेंस करना है, ये m मास का ब्लॉक है, mg को अगर बैलेंस करना है तो इधर कुछ होना चाहिए कंपोनेंट। तो देखिए अगर इधर t है, मैंने इधर एक इमेजिनरी लाइन बनाई, तो इसी मेन लाइन से मैं एक एंगल गिराऊंगा थीटा, तो का से कोण का से कॉस, जिधर मैंने एंगल गिराया उधर ही कंपोनेंट होगा कॉस वाला, यानी टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। और इसके जस्ट परपेंडिकुलर की लाइन गिराई है मैंने, इसके जस्ट परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में टी साइन थीटा होगा, टी साइन थीटा होगा। परपेंडिकुलर तो वो भी है, लेकिन जो मेन रिजल्ट है उसको बाइंड करना जरूरी, कॉस और साइन उसको बीच से बाइंड करे रहे, वो बीच में रहे। अगर मैं उधर साइन बना दूंगा तो बीच में नहीं रहेगा, ठीक है। तो टी साइन थीटा इधर आता है, और इस तरह से हम लोग टी कॉस थीटा को mg के बराबर कर सकते हैं अगर इक्विलिब्रियम पे है सिस्टम को, ठीक है ना, एट इक्विलिब्रियम। आगे आप लोग देखते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इस तरह से कंपोनेंट कॉन्सेप्ट जो है वेक्टर का, ये बड़ा काम आता है कंपोनेंट बनाना, आप लोगों को आगे बहुत लाभ करेगा ये चीज। तो इसको अच्छे से सीख लीजिए इस कंपोनेंट को। 12th में मैग्नेटिक फील्ड में बड़ा काम करता है कंपोनेंट कॉन्सेप्ट, तो बहुत अच्छी चीज है, समझ गए कि नहीं। तो ये था पूरा वेक्टर चैप्टर आपके लिए। अब इसके बाद हम लोग मोशन इन 1D की तरफ बढ़ेंगे, और मोशन इन 1D भी मैं इसी तरह से आप लोगों को कराने का प्रयास करूंगा, ठीक है। जब तक के लिए गुड बाय। अगर कोई डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली, मैंने कल भी कहा था, ठीक है। जो कानपुर के लोकल स्टूडेंट्स हैं वो चाहें तो मेरी कोचिंग आके मुझसे डाउट पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और नहीं तो मुझसे ऑनलाइन पूछना चाहें ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उनके डाउट्स बता दूंगा, ठीक है, आराम से समझा के बताऊंगा। और अभी वीडियो में कुछ ना समझ में आया हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है, बेझिझक। तो ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोशन इन 1D।